नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए की सेक्शन 69 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन जो 69 है वो क्या बात करता है। तो इसमें बताया गया है, विक्रय करने की शक्ति कब विधिमान्य होती है। संपत्ति जब बंधकदार के पास बंधक रखी जाती है तो जो बंधकदार है उसका कब यह अधिकार हो जाता है कि वह उस संपत्ति को बेच सकता है। ठीक है, बंधकदार को या उसकी ओर से, मतलब यहाँ पर बताया गया बंधकदार या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को, बंधकदार हो या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस धारा के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित दशाओं में ही, मतलब ये जो नीचे दशाएं दी गई हैं इन दशाओं में ही, ना कि किन्हीं अन्य दशाओं में, कोई अन्य दशा में नहीं, यह शक्ति होगी कि वह बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होने पर न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना वह बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बेच दे या बेच देने में सहमत हो जाए। अर्थात मतलब इसमें ये बताया गया है कि यदि ये वाली कंडीशन जो नीचे बताई गई हैं ये फुलफिल हो जाती हैं तो जो बंधकदार है वह बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के किसी संपत्ति को बेच सकता है और वह विधिमान्य होगी। तो देखते हैं पहली कंडीशन क्या बताई गई है। इसमें जो पहली कंडीशन बताई गई है, जहाँ की बंधक अंग्रेजी बंधक है, पहली बात ये बताई गई कि बंधक कैसा हो, अंग्रेजी बंधक हो, और ना तो बंधक करता और ना बंधकदार हिंदू, मुसलमान या बौद्ध या राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इस निमित्त समय समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य मूलवंश, पंथ, जनजाति या वर्ग का सदस्य है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि यदि बंधक अंग्रेजी बंधक है, अंग्रेजी बंधक क्या होता है, जिसमें कि वह संपत्ति तरीके से बेच ही देता है, जो बंधक करता होता है वो बंधकदार को बेच ही देता है और कहता है कि यदि व्यतिक्रम होता है तो आपका इस संपत्ति पर पूर्ण हक हो जाएगा और ये जो संपत्ति है तो ये पूर्ण आत्यंतिक हो जाएगी। ठीक है, इसको पहले देखते हैं। पहला यही कंडीशन है कि यदि बंधक है वो अंग्रेजी बंधक होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वह जो व्यक्ति हैं वो हिंदू, मुसलमान, बौद्ध या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार द्वारा बताए गए व्यक्ति ना हो, तो वह जो बंधकदार है संपत्ति को बेच सकता है। इसके बाद दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरी बात क्या बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जहाँ की बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त है कि वह न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय करा सके और बंधकदार सरकार है। इसमें दूसरी बात ये की गई है कि बंधकदार जो है, बंधकदार को ये शक्ति बंधक विलेख से प्राप्त हो चुकी है कि वह उस संपत्ति को बेच सकता है। और दूसरी बात यह है कि वह कब, यदि वह सरकार है, जो बंधकदार है वह सरकार है और उसको यह शक्ति मिल चुकी है कि वह बंधक विलेख में ऐसा कुछ लिख दिया गया है कि वह उस संपत्ति को बेच सकता है, तो भी वह अगर बेचता है तो विधिमान्य होगा। तीसरी बात यह है कि जहाँ बंधकदार को बंधक विलेख द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त है कि वह न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय करा सके और बंधक संपत्ति का उसका कोई भाग बंधक विलेख के निष्पादन की तारीख को कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के नगरों के भीतर स्थित था या किसी अन्य नगर या क्षेत्र में स्थित था, जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट करे। इसमें एक और कंडीशन बताई गई है कि कब बंधकदार जो है वो संपत्ति को बेच सकता है। तो पहली कंडीशन ये है, जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें ये बताया गया है कि बंधकदार को बंधक संपत्ति द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह शक्ति प्रदत्त हो। मतलब जो बंधकदार है उसे शक्ति मिल गई है अभिव्यक्त रूप से, अभिव्यक्त मतलब स्पष्टतया उस शक्ति मिल गई है कि वह क्या कर सकता है, कि वह न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना विक्रय कर सकता है। ठीक है, कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना वह संपत्ति को विक्रय कर सकता है और बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग बंधक विलेख के निष्पादन की तारीख को। उसमें कंडीशन ये है कि जो बंधक संपत्ति है या उसका कोई भाग है, बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग जो निष्पादन होना था जिस दिन, उस तारीख को कलकत्ता, मद्रास, मुंबई नगरों के भीतर स्थित था। मतलब इन नगरों पे या शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यदि कोई जगह बताई गई है सरकार द्वारा, उन जगहों पर बंधक किया गया था और बंधकदार को यह अभिव्यक्त तौर पर यह अथॉरिटी दे दी गई थी कि वह उस संपत्ति को बेच सकता है। तो जिसे राज्य सरकार शासकीय सूचना में, तो मतलब वह संपत्ति यदि बेच देता है तो वह संपत्ति, तो वह विधिमान्य होता है। यह है कि वह अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति कहाँ, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या ऐसा कोई राज्य है जहाँ पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार बता देता है कि ये कोई जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर संपत्ति स्थित है या उसका कोई भाग स्थित है और बंधकदार को अभिव्यक्त रूप पर ऐसी अथॉरिटी दे दी है कि वह संपत्ति बेच सकता है। तो यदि वह संपत्ति को बेचता है तो उसका जो बेचना है वह विधिमान्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि जो क्लॉज नंबर 2 है वो ये बताता है कि ऐसी कोई भी शक्ति प्रयोग में ना लाई जाएगी यदि और जब तक
इसमें एक और बात कही गई है कि इन शक्ति को तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, मतलब संपत्ति बेची तो जाएगी परंतु इन कंडीशन के अध्ययन ही संपत्ति को बेचा जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि मूलधन के संदाय की अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की तामील बंधककर्ता या कई बंधककर्ताओं में से किसी एक पर ना कर दी गई हो, मूलधन या उसके किसी भाग का संदाय करने में ऐसी तामील के पश्चात 3 मास तक व्यतिक्रम ना कर दिया गया हो। मतलब ये है कि बंधककर्ता जो बंधकदार है संपत्ति को तभी बेच सकता है कि वह 3 महीने तक यदि मतलब वह एक सूचना दे जिसमें वह कह सकता है कि बंधककर्ता से कि आप अपनी संपत्ति पर जो रकम है, जो उधारी है वह चुका दीजिए, यदि आप नहीं चुकाते हैं तो आपकी संपत्ति बेच दी जाएगी। ऐसी सूचना वो देता है, बंधककर्ता को बंधकदार देता है और 3 माह तक वो वेट करता है। और यदि तब तक जो बंधक करता है वो कोई एक्शन नहीं लेता है, मतलब वो नहीं चुकाता, तो बंधकदार यहाँ पर बेच सकता है। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है, बंधक के अधीन कुछ ब्याज, यदि बंधक के अधीन कोई ब्याज है जिसकी रकम कम से कम 500 रुपये या बकाया ना हो, शोध होने के पश्चात 3 मास तक अदत्त ना रहा हो। मतलब दूसरी कंडीशन भी ये की गई है कि यदि ब्याज की रकम है जो 500 रुपये है या उससे अधिक है तो 3 माह तक पहली बात तो उसे सूचना दे दो, और दूसरी बात सूचना देने के बाद यदि ब्याज की रकम 500 रुपये या उससे अधिक है तो क्या करना है कि 3 माह तक वेट करना है कि चुका दे वो पैसा। यदि वह नहीं चुकाता है तो आप संपत्ति को बेच सकते हैं। ये हमारा 2 जो क्लॉज था वो कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं तो आगे क्या बात करता है कि जबकि विक्रय ऐसी शक्ति के प्रवंचित प्रयोग में कर दिया गया हो तब क्रेता का हक इस आधार पर अधिक्षेपणी न होगा कि वह उस विक्रय को प्राधिकृत करने के लिए कोई भी दशा पैदा ना हुई थी जिसमें वह विक्रय प्राधिकृत होता या किसी सम्यक सूचना नहीं दी गई थी। यह शक्ति अन्यथा अनुचित या अनियमित रूप से प्रयुक्त की गई थी, किंतु इस शक्ति के किसी अप्राधिकृत या अनुचित या अनियमित प्रयोग में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या उस शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नुकसानी प्राप्ति का उपचार उपलब्ध होगा। इसमें क्या बात करता है, इसमें कहता है कि अगर वह संपत्ति जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो संपत्ति बंधक थी उस संपत्ति को किसी क्रेता को किसी को बेच दिया गया है, ठीक है। अगर किसी को बेच दिया गया है और तो फिर यहाँ फॉल्ट यदि कौन करता है, बंधकदार कोई फॉल्ट करता है और वह संपत्ति बेच देता है, मतलब ये जो ऊपर की कंडीशन बताई गई हैं इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है और संपत्ति बेच देता है, तो इसमें ये बताया गया है कि यदि वह ये 2 कंडीशन जो ऊपर 2 क्लॉज में बताई गई हैं यदि वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो वैध नहीं होगा। पर गलती यहाँ किसकी थी, बंधकदार की थी, क्योंकि संपत्ति वही बेचता है। तो बंधकदार की गलती होने पर भी यदि उसने संपत्ति को किसे बेच दिया है किसी को, तो जो इसे खरीदेगा वह कौन होगा, वह क्रेता होगा। तो ये बात कही गई है कि जो मतलब क्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीधी सीधी बात यह है कि यदि उस संपत्ति को कोई खरीदता है तो जो स्वाभाविक क्रेता है उसके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको आप देखिएगा, यदि आपको कुछ कमी लगती है तो आप पूछिएगा, मैं बताऊंगी। आगे देखते हैं कि जो बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है, इसमें यही है बातें। अगर आप करना चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं कि इस बात पर अधिक्षेपणी ना होगा, मतलब क्रेता के हक इस बात से खराब नहीं होगा कि जो विक्रय किया है विक्रय करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, मतलब सूचना नहीं दी गई थी बंधककर्ता को, तो ये बंधकदार की गलती थी ना, उसे सूचना देनी चाहिए थी। यदि कि प्राधिकृत नहीं था विक्रय करने के लिए, बंधकदार प्राधिकृत नहीं था, सम्यक सूचना नहीं दी गई थी, या अनुचित उसने कोई शक्ति का प्रयोग किया है, या अप्राधिकृत या अनुचित अनियमित प्रयोग करने में क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उस शक्ति का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध नुकसानी प्राप्ति का उपचार उपलब्ध होगा। इसमें यही बात है कि यदि जो बंधकदार है उसकी गलती से यदि कुछ होता है और वह संपत्ति बेचता है तो क्रेता के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो संपत्ति है जिसको क्षति हुई है तो बस उसकी क्षति को पूर्ति करेगा। जिस व्यक्ति ने क्षति की है तो दूसरे व्यक्ति को वह क्षति पूर्ति करेगा। इसका जो चौथा क्लॉज है वो कहता है कि बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है, अब जो बंधकदार था, ठीक है, उसको जो धन प्राप्त हुआ है संपत्ति पर, तो क्या होगा, तो बंधकदार को विक्रय द्वारा जो धन प्राप्त हुआ है वह उन पूर्विक विलंगमों के यदि कोई हो उन्मोचन के पश्चात, मतलब यदि कोई
जो बंधकदार है उसने विक्रय किया है। पहली बात, विक्रय करने के बाद उसे जो पैसा मिला है तो वो क्या करता है कि जो पैसा मिला है उस पे यदि कोई पहले का भार है, पहले का भार मतलब कि आपको किसी का भरण पोषण करना है, उस संपत्ति पर पहले का भार था, तो पहले नंबर वह क्या करेगा, उन्मोचन के पश्चात मतलब पूर्विक विलंगम जो पहले भार थे उनको पहले उनकी पूर्ति करेगा, उनमें पैसा देगा जिनके अधिन ये विक्रय नहीं किया गया था। ठीक है, मतलब जिसमें ये विक्रय नहीं किया गया था या न्यायालय में धारा 57 के अधीन वह राशि जमा किए जाने के पश्चात जो किसी पूर्विक विलंगम को चुकाए लिए पर्याप्त तत्प्रतिकूल संविदा ना हो तो प्रथमतः विक्रय, मतलब ये है कि पहले नंबर तो वो जो पूर्विक विलंगम है वह करेगा, और 57 जो है वो हमारा क्या बताता है, इसमें ये बात की गई है कि जो 57 है तो उस मतलब यदि कोई पूर्विक विलंगम था और न्यायालय ने उसको मुक्त कर दिया है उस विलंगम को, तो फिर क्या होगा, तो फिर उस पहली बात तो ये है कि यदि कोई न्यायालय ने मना नहीं किया है तो पहली बात तो वह जो पूर्व के विलंगम पूर्व का भार है उस पर संपत्ति खर्च होगी। पर यदि ऐसा कोई विलंगम को सरकार न्यायालय द्वारा मना कर दिया गया है, जैसे न्यायालय में धारा 57 के अधीन वह राशि जमा किए जाने के पश्चात जो किसी पूर्व विलंगम को चुकाने के लिए पर्याप्त तत्प्रतिकूल संविदा ना हो, तो यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो प्रथमतः विक्रय या किसी प्रेरित विक्रय के प्रसंगत अपने उचित द्वारा रूप से उपगत सब खर्चों, प्रभारों और व्ययों का संदाय करने में, द्वितीयतः बंधक धन और खर्चे बंधक के अधीन शुद्ध अन्य धन के लिए यदि कोई हो भुगतान में उपयोजित किए जाने के लिए बंधकदार न्यायतः धारित रखेगा। मतलब यह है यदि पूर्व का कोई भार है तो पहले उसे चुकाएगा। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यय उसने किया है, जो बंधकदार है उसने कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे को काटेगा। तीसरी बात यह है जो बंधकदार है वह उस प्रसंगत अपने द्वारा उचित रूप से उपगत सब खर्चों को काटेगा। और तीसरी बात यह है कि जो बंधक कर्ता ने यदि कोई संपत्ति को पूरा नहीं चुकाया है और उसे चुकाना था तो उसको अर्जित करेगा। पहली बात क्या है कि पूर्व का विलंगम भार है उसे चुकाएगा। दूसरी बात क्या है कि जो प्रसंगत हैं, जो खर्चा प्रभार हैं जो उसके द्वारा किए गए हैं वह उसका चुकता करेगा। फिर तीसरी बात करता है कि कोई खर्चा प्रभार ऐसा है जो बंधककर्ता द्वारा दिया नहीं गया है और जो उसका द्वारा देना था, धारित था, तो वह उस संपत्ति तो उससे प्राप्त करेगा। और इस प्रकार प्राप्त धन की अपशिष्ट बंधक धन के हकदार या उसके विक्रय के आगमों की रसीद देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दे दी जाएगी। और जो बंधकदार है, बंधकदार द्वारा जो पैसा अर्जित किया गया है और इस प्रकार उसने जो चुकाए हैं उसकी एक रसीद बनाकर बंधककर्ता को दे दी जाएगी। विक्रय के आगमों की रसीद देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को दे दी जाएगी, जो प्राधिकृत व्यक्ति होगा उसे दे दी जाएगी। आगे इसमें ये कहा गया है कि इस धारा या 69A की कोई बात 1882 की जुलाई के पहले दिन के पूर्व प्रदत्त शक्तियों को लागू नहीं होती। मतलब ये है कि जो ये एक्ट है ये पूर्व से लागू नहीं होता। आप सभी जानते होंगे कि ये जो एक्ट है ये पूर्व से लागू नहीं होता, ये अधिनियम के बाद से ही पश्चातवर्ती लागू होता है, तो इस तारीख के पहले से ही प्रभावशील नहीं होगा, इसीलिए इसको ऐसे लिखा गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।